हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। मैं अरुण कुमार गुप्ता आज आप लोग को इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट में जो भी अभी तक हमने इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल का जो भी सिलेबस पढ़ लिया उसके आगे पढ़ना है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका ISO 14000 स्टैंडर्ड्स एंड, और दूसरा बात करो तो ये है क्या, कीटो ट्रीटी, ठीक है। कीटो ट्रीटी या प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। तो करीब करीब आपका 75% इस यूनिट का खत्म होने वाली है। करीब ये अगर खत्म हुई तो 90-95% खत्म होगी, ठीक है। कुछ आपका इसके बाद आपका बच क्या जाएगा, इसके बाद आपका बच जाएगा कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कराएंगे इस यूनिट से रिलेटेड, और साथ में आपका जो भी रिमेनिंग पोर्शन अगर इसके अलावा भी कुछ बचेगा वो कंप्लीट करके, यानी कि ये आपका सेकंड लास्ट इस यूनिट का लेक्चर होगा। तो आप पूरे इस लेक्चर को एंजॉय कीजिए अच्छे से, ठीक है, अच्छे से स्टडी कीजिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो इसमें क्या है, ISO 14000 स्टैंडर्ड्स क्या बोलता है। ISO 14000 is a series of environmental management standard EMS developed and published by the International Organization for Standardization, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशंस ISO। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सिंपल सी बात बोलिएगा तो इसका मतलब है कि ये एक प्रकार का ऐसा सीरीज है, ठीक है। ISO 14000 एक ऐसा सीरीज है जिसमें इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड को बनाता है, ठीक है। ये मतलब बताता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड, मतलब कि जो भी आपका इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसकी जो भी स्टैंडर्ड है उसको मैनेजमेंट करता है, ठीक है, यानी कि उसको बनाए रखने के लिए उस पर मैनेजमेंट करता है। डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड, ठीक है, ये हमें बताता है, इसका डेवलपमेंट करता है कि इसका जो भी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है उसको डेवलप करता है, और साथ में क्या करता है, पब्लिश करता है हमारा। और ये पब्लिश किसके द्वारा होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। मतलब कि एक ISO एक आपका इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट की स्टैंडर्डाइजेशन की बात करता है। देखिए बात ये सिंपल सी है कि आखिर ये ऐसा क्यों है और इसका क्या जरूरत पड़ता है, और ये इंटरनेशनली है तो हमें क्या लेना। देखिए बात सिंपल सी ये है कि इन्वायरमेंट किसी एक पार्टिकुलर देश का नहीं है, किसी इंसान का नहीं है, और किसी, ठीक है, ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर मान लें हम चाहते हैं कि इंडिया में हम पॉल्यूशन फैला रहे हैं तो अमेरिका वाले को क्या दिक्कत है, तो ऐसा नहीं होता। अगर इन्वायरमेंट को कहीं भी इफेक्ट पहुंचेगा तो वो ग्लोबली इफेक्टेड हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए ग्लोबली इफेक्ट को बचाने के लिए, ठीक है, कि ग्लोबली इफेक्ट ज़्यादा ना हो, तो इन लोग क्या करेंगे, पूरे सारे देश मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए और उसमें कुछ नियम और कानून बनाए, ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड सेट करके रखे कि नहीं भाई इससे ज़्यादा तुम लोग कभी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकता। कोई भी पार्टिकुलर देश, कोई भी पार्टिकुलर इंडस्ट्री ऐसा इससे ज़्यादा कोई भी पॉल्यूशन एमिट नहीं करेगा, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं और उसी का रिलेटेड यहाँ पे स्टैंडर्ड, और फिर बोल सकते हैं कि उसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग सीरीज देखते हैं, ठीक है। तो ISO 14000 वही है। सेकंड में क्या है, ISO 14000 स्टैंड्स प्रोवाइड अ गाइडलाइन फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट नीड टू सिस्टमैटाइज एंड इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट एफर्ट्स, ठीक है। ये क्या करता है, एक प्रकार का मतलब गाइडलाइन बनाता है, ठीक है, मतलब आपको किस तरीके से काम करना है। एक मतलब गाइडलाइन, आउटर गाइडलाइन देता है कि आपको कोई भी इंडस्ट्री चलानी है या फिर आपको कोई डेवलपमेंट करनी है तो आपको किस तरीके से इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट करते हुए चलना है, यानी इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन कम से कम करते हुए चलना है, उसी के बारे में बोलता है, ठीक है। नीड टू सिस्टमैटिक एंड इम्प्रूव देयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ठीक है, सिस्टमैटिक तरीके से आप डेवलप कीजिए और इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करते जाइए, ये हमें एक गाइडलाइन बनाता है, ठीक है। ISO 14000 स्टैंड्स कैन बी एप्लीकेबल फॉर लार्ज एंड स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। ये किसके किसके एप्लीकेबल होता है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ISO 14000 सभी के लिए एप्लीकेबल है, लार्ज हो चाहे स्मॉल बिजनेस हो या इंडस्ट्री हो या सर्विस सेक्टर, ठीक है। सर्विस सेक्टर में कौन कौन आते हैं, रेलवे आते हैं, हॉस्पिटल आते हैं, होटल आते हैं,
एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये सब पे एप्लीकेबल, ठीक है। जो आईएसओ है वो किसी पार्टिकुलर पे ही केवल एप्लीकेबल नहीं होता, ये सभी पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कि आप छोटा बिजनेसमैन हो चाहे बड़ा बिजनेसमैन हो, चाहे आप इंडस्ट्री का ऑनर है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्विस सेक्टर में आप मतलब है, कहीं पे भी सर्विस सेक्टर दे रहा है, जैसे कि रेलवे हो गया आपका सर्विस से देता है, ठीक है। ये कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, ये सर्विस देता है, ठीक है। आपका हॉस्पिटल भी वही करता है, होटल भी वही काम करता है। फिर या तो आपका गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा ज्यादा करके इसी बात को फॉलो किया जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट में नहीं करता, प्राइवेट वाले भी इसके करते हैं, क्योंकि अगर प्राइवेट वाले इसको फुलफिल नहीं करेंगे तो इनकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है, ठीक है। तो ये है ISO 14000, ठीक है, कि ये वर्ल्ड वाइड लेवल का होता है। इट प्रिवेंट फ्रॉम द पॉल्यूशन एंड कंटिन्यूअसली इन्वायरमेंट इंप्रूवमेंट, ठीक है। ये क्या प्रिवेंट करता है, ये किस चीज से बचाता है, ये पॉल्यूशन से बचाता है इन्वायरमेंट को, और साथ में ये कंटिन्यूअसली लगातार इंप्रूवमेंट करती है इन्वायरमेंट में, ठीक है। कि मतलब जो भी इन्वायरमेंट टाइम टू टाइम, मतलब यहाँ पे पेड़ लगाइए, टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट क्लीनिंग का कुछ आप एक प्रकार से अवेयरनेस चलाइए, ठीक है। अपने जितने भी एम्प्लॉय हैं आपके अंदर में, अगर कंपनी के अंदर में, तो उनको टाइम टू टाइम आप उसको ट्रेनिंग दीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड, ठीक है, कि ताकि आप इन्वायरमेंट को कम से कम इफेक्ट किया जा सकता, ठीक है। अब बात आगे करते हैं। इट रिड्यूसेस वेस्ट जनरेशन बाय रिसाइकलिंग एनर्जी कंजम्पशन बाय यूज ऑफ अल्टरनेटिव लाइटिंग, ठीक है। ये साथ में हमें और भी चीज बताता है, जैसे कि ये रिड्यूस करता है किसका, जो भी आपका रिसाइकलिंग वेस्टेज है, ठीक है। जो मतलब कि रिसाइकिल वेस्ट होता है, जब हम लोग रिसाइकिल करते हैं तो कुछ वेस्ट निकलेगा, तो वेस्ट जो निकलता है उसको रिड्यूस करता है, कहता है कि नहीं मतलब कि कम से कम ही रिड्यूस हो, ठीक है। मतलब कि वेस्ट कम से कम निकले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम रिसाइकल हो जाए। और एनर्जी कंजम्पशन, साथ में ये रिड्यूस किसका भी करता है, एनर्जी कंजम्पशन का भी करता है। जो भी हमारे अभी जो एनर्जी कंजम्पशन, जैसे हम लोग थर्मल पावर प्लांट पे जनरली डिपेंडेंट होते हैं, तो ये क्या करता है कि जो थर्मल पावर प्लांट से जो एनर्जी जनरेट होता है तो उसकी कंजम्पशन को ये डिक्रीज करता है, और उसकी जगह पे ये क्या करता है, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस का मतलब कि बारे में बताता है कि आप अल्टरनेटिव, अगर आपको लाइट की जरूरत है या फिर एनर्जी की जरूरत है तो सोलर पे चले जाइए, विंड पे चले जाइए, थर्मल पे चले, हाइड्रो पे चले जाइए, ठीक है। तो ये सब अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, उस पे हम लोग को मूव करने के लिए बताता है कि आप इस पे जाइए और एनर्जी का जो कंजम्पशन हो रही है उसको मिनिमाइज कीजिए। नेक्स्ट है आपका, इट इंप्रूव केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम बाय सॉफ्टवेयर ऑल्सो मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, ठीक है। देखिए ये और किस किस चीज को इंप्रूव करता है, ये इंप्रूव करता है आपका जितना भी केमिकल मैनेजमेंट है, केमिकल से ज्यादा पॉल्यूशन होती है तो उसको मैनेजमेंट करता है, ठीक है। उसको केयर करता है कि अगर केमिकल से जो मतलब कि पॉल्यूशन हो रहा है उसको कम से कम कर सके, ठीक है। उसके लिए वो क्या करता है, सॉफ्टवेयर बनाकर मतलब उसको हैंडलिंग करता है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो केमिकल जो भी एमिशन होगा किसी भी इंडस्ट्री से तो उसको डिटेक्ट कर लेंगे, डिटेक्ट का मतलब पहचान लेंगे तो उसको हम लोग फर्दर मतलब कि डिस्पोज करने से पहले उसको हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करके उस केमिकल को अलग करते हैं और वो फिर जो भी उसकी यूज होती है वहां पे भेज देते हैं। साथ में आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। बहुत ज्यादा आजकल इंडस्ट्री में क्या होता है कि वाटर को वेस्ट कर जाता है। देखो अब जैसे कि मान लिया कि किसी मेटल को ही धोने के लिए है, मान लिया कि उसको खदान से निकाला गया, अगर खदान से निकाला गया तो उसमें बहुत सारे मतलब कि जैसे सॉइल वगैरह मिट्टी वगैरह लगी होगी, धूलकण लगा होगा, तो उसको क्या करेगा, धोएगा, तभी तो उसको यूज करेगा। तो धोएगा तो पानी क्या होगा, पानी में सब धूलकण ये सब मिल गया, यानी कि पॉल्यूशन उसमें क्रिएशन हो गया, ठीक है। तो वो जो पॉल्यूटेड, अब वो क्या करेगा, वो पानी को बाहर फेंकेगा, ठीक है। तो इसको भी वो बोलता है हैंडलिंग करने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी को यूज ना करें, आप जितना पानी है उसी को रिसाइकिल करते रहिए, ट्रीटमेंट कीजिए और फिर से यूज कीजिए, ठीक है। बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट आपका कूलिंग टावर में पानी का यूज करते हैं और वो क्या करते हैं, गर्म पानी को बाहर फेंकते हैं। तो उसमें भी ISO 14000 है, वो गाइडलाइन देती है कि आपको इस तरीके से एटमॉस्फेयर में कोई भी गर्म पानी को नहीं फेंकेगा। गर्म पानी फेंकने से क्या हो गया कि पानी गर्म हो गया तो जो भी वहां पे एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, जो पानी के अंदर रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे गर्म पानी से, ठीक है। बहुत सारे इफेक्ट होती है। अगर उसको सिंचाई के लिए यूज करोगे तो गर्म पानी अगर किसी खेत में डाल दो तो पौधे गल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा इफेक्ट है, तो उसको बहुत सारा पॉल्यूशन को वो कंट्रोल करता है,
ठीक है। चलिए अब इसके कुछ फैमिलीज है, मतलब कि आईएसओ का रिलेटेड ही सब टर्म्स हैं। तो जैसे देखिए आईएसओ 14000 फैमिलीज में पहला क्या है, आईएसओ इसके आगे लगा लेना है, ठीक है। सब में आईएसओ 14001 ये क्या बोलता है, 14001 ये बोलता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये किसके लिए है, ये आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए है, आईएसओ 14001, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि आईएसओ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का जो भी आपका मतलब कि वो आईएसओ कौन सा आईएसओ के अंतर्गत आता है, तो आईएसओ 14001 के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर आईएसओ 14004 ईएमएस यानी कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम जनरल गाइडलाइंस, ठीक है। इसमें आपका गाइडलाइंस दिए हुए हैं, ये मैनेजमेंट करने के लिए बताता है और यहाँ पे पूरा गाइडलाइन बताता है कि ये कैसे कैसे करना है, ठीक है। आपको गाइडलाइन देगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो क्या होता है कि मोबाइल के साथ एक हम लोग को मैनुअल दिया जाता है, मैनुअल कार्ड दिया जाता है कि मतलब आपको इसको कैसे गाइड करता है कि इसको कैसे कैसे ऑपरेट करना। उसी तरीके से इन्वायरमेंट ये मैनेजमेंट हो गया, यानी कि पूरा सिस्टम बन गया, उसको ये गाइडलाइन दे दिया गया कि आप इस तरीके से आप अप्लाई कीजिए। या फिर प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगह पे ये अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो गाइडलाइन भी अलग अलग होती रहती है, ठीक है। इसके बाद है आपका 14010, ठीक है, आईएसओ 14010 ये गाइडलाइंस फॉर इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, ठीक है। अब ये ऑडिटिंग क्या होती है, देखो ये आपका कॉमर्स टर्म है, ठीक है। ऑडिटिंग का मतलब सिंपल सा हिंदी में समझिएगा तो ये होता है कि लेखा जोखा, ठीक है। मतलब कि उसका हिसाब किताब के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कि मतलब ये किस तरीके से मतलब अभी यहाँ पे बढ़ गई है या घट गई है, इसको इम्प्रूव करें, ठीक है। तो इस तरीके से लेखा जोखा रखते हैं। इसके बाद है आईएसओ 14030, ठीक है, मतलब 14030 के बारे में बोल रहा है। ये क्या है, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठीक है। जो भी आपका पॉल्यूशन से इन्वायरमेंट में जो परफॉर्मेंस हो रही है या इन्वायरमेंटल जो भी हम लोग गाइडलाइन लगाए उसमें जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, मतलब इन्वायरमेंट को इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसकी एनालिसिस या इवैल्यूएशन की करता है, ठीक है। इवैल्यूएशन बार बार चेक करता, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ आपका आईएसओ 14000 फैमिलीज थे, ठीक है। तो आई होप आप लोग अभी तक आईएसओ 14000 के बारे में समझ लिए होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं काइटो ट्रीटी, ठीक है। देखो काइटो को हम लोग कीटो भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर तुम पढ़ोगे तो काइटो है, ठीक है। तो कीटो अगर हम बोले तो आप लोग समझिए किसी के बारे में बोला है, ठीक है। तो कीटो प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहा है। कीटो प्रोटोकॉल क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है कि एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। तो हम फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन अगर आप देखे होंगे इन्वायरमेंटल का, तो उसमें हम इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र किए थे कीटो प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है। तो वही चीज है कि अगर ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है जो अभी डेवलप कर चुकी है, तो उस पर एक बॉन्डेड लगाता है, ठीक है, बंधन लगाता है कि नहीं आपको अभी जो कार्बन एमिशन या फिर बोल सकते हो कि ग्रीन हाउस गैसेस है उसकी एमिशन पे आपको रोक लगा, मतलब उसको बॉन्ड कहता है कि मतलब आप ज्यादा अभी मतलब कि एमिशन ना करें, ठीक है, पॉल्यूशन क्रिएट ना करें, ठीक है। बेसिकली यही है, अब इसी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये क्या बोलता है, ये है क्या, इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट, देखो ये एक एग्रीमेंट है, समझौता है, लिंक्ड टू द यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। इस तरीके से उसका फुल फॉर्म है, वो नीचे हम बताएंगे, ठीक है। यूएनएफसीसी टू सेट लीगली बाइंडिंग टारगेट, ठीक है। देखो ये लीगली बाइंडिंग टारगेट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज अंडर विच इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशनल का मतलब क्या हुआ, जो डेवलप्ड कंट्री है उसके बारे में बोल रहा है, आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एमिशन ऑफ GHG ग्रीन हाउस गैसेस बाय एन एवरेज ऑफ 5.2% बिलो 1999, ठीक है, 1990 लेवल, ठीक है। मतलब कि 1990 का जो लेवल था हमारे यहाँ ग्रीन हाउस गैसेस का, उससे 5.2% रिड्यूस करना, मतलब कि उससे कम ही हमारे पास गैस होनी चाहिए। ये हम लोग इस तरीके से एग्रीमेंट किए हैं, एग्रीमेंट साइन किया। वो एग्रीमेंट क्या है, इंटरनेशनली एग्रीमेंट है, यानी कि इसमें बहुत सारे देश मिलकर बनाए हैं साथ। अब ये जो है ये किससे लिंक्ड है, मतलब कि ये ऑर्गेनाइजेशन
किस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है, तो वो है UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, मतलब कि वो जो भी यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्लाइमेट चेंज को देखते रहता है, उससे से ये लिंक्ड है। ठीक है, और ये किस पे सेट करता है, देखो सेट लीगली बाइंडिंग, मतलब कि वो एक सेट कर देता है कि आप इससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकते हैं। वो किसके लिए टारगेट देता है उसको कि आप इससे ज्यादा नहीं कर सकते, कोई भी टारगेट दे देता है, हर एक देश का अलग अलग रहता है। ठीक है, जो कि क्लाइमेट चेंज में इंपॉर्टेंट है, और वो डेवलप्ड कंट्री, जितने भी डेवलप्ड कंट्री हैं उसके लिए। ठीक है, और डेवलपिंग वाले को थोड़ा ज्यादा देता है कि आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको भी डेवलपिंग करने का अभी जरूरत है। ठीक है, अगर डेवलपिंग करने का देखो होता है ना, जैसे कि अभी हमारे यहाँ आरक्षण दिया जाता है, ST/SC वाले को आरक्षण दिया जाता है, क्यों? क्योंकि अभी तुम डेवलप करो, तुमको हम आरक्षण दे रहे हैं। ठीक है, और जनरल वाले को कुछ नहीं देते हैं क्योंकि उन लोग को लगता है कि सब कुछ डेवलप हो चुका है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी ऐसे ही कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं जो डेवलप हो जाते हैं उसके। अब यहाँ पे एक चीज ये बोला, बाय एन एवरेज ऑफ 5.2 बिलो 99, इसका क्या मतलब है? हाँ, तो अभी ये 5.2% बिलो 99 लेवल क्या कहता है, इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि ये 1990 का लेवल, जब उस समय 1990 में जो भी हमारा इन्वायरमेंट में ग्रीन हाउस गैसेस का जो प्रेजेंट था, ठीक है, उसको मेजर किया गया। मेजर करने के बाद हम लोग को ये लगा गया कि अब इससे 5.2% कम ही हम लोग एमिशन करेंगे। ठीक है, मतलब इसको रिड्यूस करना है, 5.2 ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना। अब ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कहाँ पे? 5th यूनिट में। तो टेंशन नहीं लीजिएगा कि समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या है, तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे। बस इतना भी जान लीजिए कि ये क्या था कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए हम लोग एक प्रकार का ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेट किए या फिर ऐसा एग्रीमेंट बनाए कि जिसमें हम लोग इतना रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ये इसका ऑब्जेक्टिव था स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन एट द लेवल दैट वुड प्रिवेंटेड डेंजरस एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंस विथ द क्लाइमेट सिस्टम। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक स्टेबलाइज करता, स्टेबलाइज का मतलब कि मेंटेन करके रखता है ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन। ठीक है, जो भी उसकी अमाउंट है, जो भी उसकी कंसंट्रेशन है इन्वायरमेंट में उसको, ठीक है, एट द लेवल दैट वुड प्रिवेंट, ठीक है, एक लेवल तक सेट करके रखता है, कंसंट्रेशन को स्टेबलाइज करके रखता है। किसके लिए? प्रिवेंट चेंज डेंजरस मतलब कि आप बोल सकते हैं एंथ्रोपोजेटिक इंटरफेरेंस, मतलब कि जो भी खतरनाक चेंजेज आने वाली है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस के कारण, तो उससे बचाने के लिए, उससे प्रिवेंट करने के लिए, जो कि क्लाइमेट सिस्टम में ये चेंज आ सकती थी, तो उससे बचाने के लिए ये क्या करता है, एक प्रकार का लेवल सेट करके रखता है, स्टेबलाइज करके रखता है। इसका ये मेन काम है या इसका ऑब्जेक्टिव है कीटो प्रोटोकॉल का या कीटो ट्रीटी का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये कब बनाया गया और कब अडॉप्ट किया गया। तो अडॉप्टेड इन कीटो जापान। ठीक है, कीटो एक शहर है आपका जापान का, वहां पे एक सम्मेलन हुआ था, वहीं पे इसको अडॉप्ट किया गया था, तो उसीलिए इसका नाम हो गया कीटो प्रोटोकॉल। ठीक है, ये 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1997, ठीक है, 11 दिसंबर 1997 को अडॉप्ट किया गया था इन थर्ड मीटिंग ऑफ UNFCC। ठीक है, जो आपका UNFCC का थर्ड मीटिंग हुआ था वो कहाँ हुआ था? कीटो जापान में 11 दिसंबर 1947 को, उसी दिन इसको बनाया गया था यानी अडॉप्ट किया गया था, और जिसको हम लोग बोलते हैं COP थर्ड, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थर्ड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, इंटर्स इनटू द फोर्स ऑन 16 फरवरी 2005। ठीक है, देखो बनाया कब गया था? 97 में, और फोर्स में कब आया? 2005 में। ठीक है, इतना दिन तक इसको छोड़ दिया गया, मतलब बना दिया लेकिन कोई इसको वैल्यू दे ही नहीं रहा था, लेकिन 2005 में फिर से इसको वैल्यू दिया गया कि नहीं नहीं इस पे काम करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और यहाँ पे जो भी क्लाइमेट चेंज हो रही है ये बहुत खतरनाक हो सकती है। ठीक है, तो इसको 2005 में जाकर फोर्स में लाया गया। तो अब इसके बाद फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, ठीक है, मतलब क्या कमिटमेंट, अगर ये उसको फोर्स में ला दिया गया तो आप कमिटमेंट कर दिए, ठीक है, कि हम लोग एक बंधन मतलब एक वचन दे दिए। इसी तरीके से पूरे सब मिलकर जो भी ऑर्गेनाइजेशन था एक वचन किया गया, जैसे शपथ खाते ना, हम शपथ खाते हैं कि अपने देश के अपने, ठीक है, इस तरीके से जो शपथ खाता है उसी तरीके से ये यहाँ पे भी
कमिटमेंट या शपथ खाया गया पीरियड। फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड कितना है 2005 टू 2012, ठीक है। ये पहला कमिटमेंट है आपका 2005 से लेकर 2012। बहुत से जगह में आपको 2008 से 2012, लेकिन ऐसा क्या होगा भाई, जब 2008 में अडॉप्टेड किया गया, 2005 में अडॉप्टेड किया तो 2008 से स्टार्ट थोड़ी होगा, 2005 से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये 2005 से 2012, इसमें हमारा जो टारगेट रखा गया था उसमें क्या था कि रिडक्शन 5.5% ऑफ GSG एट द लेवल बिलो 99 लेवल, ठीक है। ये जो नीचे लिखे हैं 1990, ठीक है, 1990 की बात कर रहा है, ठीक है। फिर सेकंड कमिटमेंट पीरियड जो अभी चल रही है 2012 से लेकर 2020 में, इसमें हम लोग को टारगेट क्या था 18% को रिड्यूस करना, ठीक है, रिड्यूस बाय 18% अगेंस्ट 1990 लेवल, ठीक है। यानी कि हम लोग जो सेकंड कमिटमेंट या सेकंड बार वचन जब लिए तो उसमें हम लोग क्या बोले कि 18% से घटाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस अमिट हो चुकी है, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा हो गई है, जिसके कारण हमारा क्लाइमेट चेंज हो रही है। देखो बिन मौसम बरसात हो रही है, बिन मौसम गर्मी आती है, तो यही सब चीज है, यही है क्लाइमेट सिस्टम, ठीक है। यही क्लाइमेट चेंज के कारण आ रही है, ग्रीन हाउस गैसेस के कारण ये सब चीज होती है। इसको अच्छे से पढ़ेंगे 5th यूनिट में। चलिए अब कुछ नोट है। नोट का मतलब क्या है कि नोट्स में आपका यही चीज के बारे में दिया हो कि UNFCCC क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1-2 नंबर कहीं भी पूछ जाता है, आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, आपका सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप ही के सब्जेक्ट में भी पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, 1-2 नंबर का। तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। UNFCCC ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसकी मतलब कि ये कब बनाया गया था, इसका गठन कब किया गया था, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट किया हुआ था 21 मार्च 1994, 1994, 21 मार्च 1994 को इसको गठन किया गया था ड्यूरिंग रियो अर्थ समिट, जब रियो में अर्थ समिट चल रहा था, ठीक है। पहला अर्थ समिट कहीं और हुआ था, दूसरा अर्थ समिट 1994 में यहाँ हुआ था। याद करना, कमेंट करके तुम लोग बता सकते हो कि पहला वाला कब हुआ था। हमने बताया था पहला वाला लेक्चर में कि पहला अर्थ समिट कब हुआ था, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इसमें मेंबर कितना है 195, टोटल 195 मेंबर कंट्रीज में, मतलब जो भी मेंबर का मतलब कंट्रीज ही होते हैं, ठीक है, सब कंट्री में होगा, तो 195 कंट्रीज मिलकर ये इसका मेंबरशिप लिए हुए हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं पार्टीज ऑफ कन्वेंशन, ठीक है, पार्टी ऑफ कन्वेंशन से इसको बोलते हैं। सेकंड जो कमिटमेंट पीरियड था उस समय जापान, रसिया, कनाडा रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन सेकंड कमिटमेंट पीरियड अंडर कीटो प्रोटोकॉल, ठीक है। सेकंड कमिटमेंट के टाइम पे जापान, रसिया और कनाडा रिफ्यूज हो गए, बोले कि नहीं हम शपथ खाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोग क्या कर रहे थे उसमें, इन लोग डेवलप्ड कंट्री हैं, नो डाउट इन लोगों को मतलब कि डेवलपमेंट की कोई जरूरत है, लेकिन इन लोग जानते हैं कि अगर हम इस पर साइन कर देंगे तो हमें बहुत सारे बंधन में बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं चाहते थे, क्योंकि इन्हें और भी तरक्की करनी है, और भी ऐसा है, मतलब बहुत सारा ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करते रहेंगे, ठीक है। अगर साइन नहीं करेंगे तो कोई बॉन्डेड नहीं है, फिर तो ये कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर उनसे अब भिड़िए ऐसे ही। जब मान लीजिए जब हम लोग क्या, जब दो का लड़ाई होता है तो दोनों को क्या होता है कि एक मान लीजिए कि एग्रीमेंट हो गया, तो एग्रीमेंट में नहीं ये हल्ला करेगा नहीं ये हल्ला करेगा, और अगर मान लीजिए कोई साइन ही नहीं किया तो फिर हल्ला करते रहो। इसी तरीके से इन लोग भी जो मनमानी है सो कर सकता था, ठीक है। तो इसलिए इन लोग सेकंड में साइन नहीं किया, रिफ्यूज हो गया। चलिए ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी चीज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल का ये यूनिट नंबर 1 में पढ़ा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप उसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, आपका जो भी है और हम उस पर लिख देंगे पीडीएफ पे कि कौन सा आपका यूनिट मतलब कि लेक्चर वाइज लेक्चर है, ठीक है। हम पूरा आपको एक्सप्लेन कर देंगे और फिर आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। चलिए, और एक चीज और लास्ट में आप लोग से कहना है कि अगर इस यूनिट का अभी भी कोई चीज बच गया होगा तो हम अगले लेक्चर में आप लोग के लिए लेकर आएंगे, साथ में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आप लोग के लिए लेकर आएंगे जो कि रिलेटेड टू आपका प्रीवियस एसएस मतलब जेई में पूछा हुआ है, रेलवे जेई में पूछा हुआ है, ठीक है, अदर कॉम्पिटिटिव में पूछा हुआ, वो सब क्वेश्चन यहाँ हम करवाने वाले हैं। यानी कि अगला जो लेक्चर होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए हम यहीं पे अपना लेक्चर को समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम आप लोग के साथ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू।